हम सितारों को देखते हैं और आश्चर्य करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम उन्हीं तत्वों से बने हैं जिनसे वे बने हैं। कार्ल सेगन का ये विचार हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष की खोज असल में खुद की खोज है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो किसी भी देश के लिए टेक्नोलॉजी की कह सकते हैं कि सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस रॉकेट को एक सुरक्षा कवच पहनाने के बारे में है। इस कवच को कहते हैं ह्यूमन रेटिंग। द हिंदू में प्रकाशित एक लेख के आधार पर हम आज इसी परीक्षा की कहानी को समझेंगे और खास तौर पर ये देखेंगे कि भारत अपने गगनयान मिशन के साथ इस मुश्किल इम्तिहान को पास करने के लिए क्या कर रहा है। ये विषय यूपीएससी की मुख्य और प्रारंभिक दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ह्यूमन रेटिंग है क्या। सुनने में ये एक तकनीकी शब्द लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है या इससे कहीं ज्यादा कुछ है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ह्यूमन रेटिंग मतलब वो कोई चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि ये जोखिम को देखने का एक पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। ये इस बात को सुनिश्चित करने की एक बेहद कठोर इंजीनियरिंग प्रक्रिया है कि एक स्पेस सिस्टम, चाहे वो रॉकेट हो या क्रू कैप्सूल, वो इंसानों को अंतरिक्ष में सुरक्षित ले जा सकता है। हाँ, और वापस भी ला सकता है। इसका मूल लक्ष्य किसी भी विनाशकारी घटना के जोखिम को एक स्वीकार्य यानी लगभग न के बराबर स्तर पर लाना है। और इस स्वीकार्य स्तर को मापने का कोई पैमाना भी होगा, क्योंकि सुरक्षित शब्द तो बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। बिल्कुल, इसे आंकड़ों में बांधा गया है। मिसाल के तौर पर नासा के मानकों को देखें तो उनके अनुसार उड़ान के चढ़ाई यानी एसेंट और उतराई यानी डिसेंट, इन चरणों के दौरान चालक दल को खोने वाली किसी विनाशकारी घटना की संभावना 0.2% से भी कम होनी चाहिए। 0.2% मतलब हर 500 उड़ानों में एक से भी कम विफलता की गुंजाइश। हाँ, मोटे तौर पे यही मतलब है। लेकिन ये आंकड़ा तो सिर्फ कागज पर है, लॉन्च से पहले का अनुमान। क्या असलियत में कोई भी एजेंसी इतने मिशन लॉन्च करती है कि इस आंकड़े को सही साबित कर सके, या ये सिर्फ एक डिजाइन फिलॉसफी है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक डिजाइन फिलॉसफी है। कोई भी एजेंसी 500 मानव मिशन लॉन्च करके ये नहीं देखती कि आंकड़ा सही है या नहीं। ये एक लक्ष्य है जो इंजीनियरिंग डिजाइन को गाइड करता है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 मुख्य स्तंभों पर काम किया जाता है। अच्छा। पहला है रिडंडेंट सिस्टम, यानी अतिरिक्त प्रणालियां। रिडंडेंट सिस्टम मतलब एक तरह का बैकअप प्लान? बिल्कुल। हर महत्वपूर्ण सिस्टम जैसे फ्लाइट कंप्यूटर या नेविगेशन यूनिट की एक नहीं बल्कि 3 या 4 कॉपीज होती हैं। एक फेल हो तो दूसरा तुरंत काम संभाल ले। ठीक है, और दूसरा स्तंभ? दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है क्रू एस्केप सिस्टम। ये एक जीवन रक्षक प्रणाली है। सोचिए, लॉन्च के दौरान रॉकेट में कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। हाँ। तो ये सिस्टम कुछ ही मिलीसेकंड में छोटे रॉकेट दागकर क्रू मॉड्यूल को मुख्य रॉकेट से अलग करके मीलों दूर फेंक देता है, ताकि एस्ट्रोनॉट सुरक्षित रहें। और जहां तक मुझे पता है, इसरो ने हाल ही में अपने क्रू एस्केप सिस्टम का एक बहुत जरूरी टेस्ट TVD-1 सफलतापूर्वक किया था। क्या हम उसी तकनीक की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वो टेस्ट इसी जीवन रक्षक प्रणाली को परखने के लिए था। ये दिखाता है कि भारत भी इस फिलॉसफी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर काम कर रहा है। और तीसरा स्तंभ है फॉल्ट टॉलरेंस, यानी सिस्टम में ऐसी क्षमता कि वो छोटी-मोटी विफलताओं को झेल जाए और मिशन पर कोई असर न पड़े। यहाँ एक सवाल मन में आता है, हवाई जहाज भी तो इंसानों को ले जाते हैं और वे बेहद सुरक्षित माने जाते हैं, तो फिर एक रॉकेट को ह्यूमन रेट करना इतना ज्यादा मुश्किल और जटिल क्यों है? देखिए, अंतरिक्ष और हवाई यात्रा में जमीन आसमान का फर्क है। यही इस चुनौती की जड़ है। सबसे पहले तो गति और ऊर्जा को समझिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए एक रॉकेट को केवल 8 से 10 मिनट के अंदर, सिर्फ 8 से 10 मिनट में? हाँ, सिर्फ उतने समय में 0 से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़नी होती है। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा? इसे आम इंसान कैसे समझे? क्या ये दिल्ली से मुंबई की दूरी कुछ ही मिनटों में तय करने जैसा है? एक एस्ट्रोनॉट के शरीर पर इसका क्या असर पड़ता होगा? आप सही सोच रही हैं। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स अपने वजन से 3 से 4 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं। रॉकेट तीव्र कंपनों और अत्यधिक संरचनात्मक भार का सामना करता है, खासकर उस बिंदु पर जिसे मैक्स क्यू कहते हैं, जहां हवा का दबाव सबसे ज्यादा होता है। ये तो सुनने में ही बहुत खतरनाक लग रहा है। ये नियंत्रित विस्फोटों की एक श्रृंखला पर सवारी करने जैसा है।
वहीं दूसरी तरफ एक यात्री विमान 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम गति पर घंटों तक आराम से उड़ता है। मतलब विमान के पास गलतियों को संभालने की ज्यादा गुंजाइश है। ठीक कहा। एक कमर्शियल विमान का एक इंजन फेल हो जाए तो वो दूसरे इंजन पे आराम से उड़ सकता है, ग्लाइड कर सकता है या किसी नज़दीकी एयरपोर्ट पर उतर सकता है। रॉकेट के पास ये विकल्प नहीं होते। आंकड़े इस अंतर को और साफ कर देते हैं। दुनिया के सबसे विश्वसनीय ऑर्बिटल लॉन्च वाहनों की सफलता दर लगभग 98 से 99.5% के बीच है। जो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन जब इंसानी जान दांव पर हो तो 0.5% या 2% की विफलता दर भी बहुत ज्यादा है। इसकी तुलना कमर्शियल एयरलाइन से कीजिए, जहां प्रति 1 से 2 करोड़ उड़ानों में एक घातक दुर्घटना होती है। 1 से 2 करोड़ में एक, और यहाँ 100 में 1 या 2 का खतरा। हाँ, ये आंकड़ा जोखिम के स्तर के भारी अंतर को साफ साफ दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि 100 में से 1 या 2 मिशनों के फेल होने का खतरा हमेशा बना रहता है, चाहे वो 1970 का रॉकेट हो या 2020 का। क्या ये कहना सही होगा कि असल इनोवेशन रॉकेट को फेल प्रूफ बनाने से ज्यादा फेल होने की स्थिति में एस्ट्रोनॉट को बचाने की तकनीक यानी एस्केप सिस्टम में हुआ है? ये एक बेहतरीन इंसाइट है। आप कह सकती हैं कि ह्यूमन रेटिंग की फिलॉसफी यही है, ये मानकर चलना कि विफलता हो सकती है और उसके लिए तैयारी करना। बिल्कुल। रॉकेट को 100% भरोसेमंद बनाना लगभग असंभव है, लेकिन क्रू को बचाने वाले सिस्टम को 100% भरोसेमंद बनाना ही लक्ष्य है। तो सिद्धांत तो समझ आ गया, लेकिन असल दुनिया में इन सिस्टम्स ने काम कैसे किया है? क्योंकि असली परीक्षा तो लॉन्च पैड पर ही होती है। क्या इन सुरक्षा उपायों ने वाकई में जानें बचाई हैं? बिल्कुल बचाई हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण रूस का सोयूज रॉकेट है। 1967 से अब तक इसने 150 से ज्यादा मानवयुक्त मिशन किए हैं। इसके शुरुआती दौर में 2 घातक मिशन हुए, सोयूज 1 और सोयूज 11, लेकिन 1971 के बाद से इसकी क्रू सुरक्षा दर 100% रही है। और इसका कारण है इसका एस्केप सिस्टम। हाँ, इसका शानदार एस्केप सिस्टम। 1983 का किस्सा तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है। बताइए उसके बारे में। लॉन्च से बस 90 सेकंड पहले लॉन्च पैड पर ही रॉकेट में आग लग गई। लॉन्च पैड पर ही? हाँ, कंट्रोलर्स ने मैनुअली एस्केप सिस्टम को एक्टिवेट किया और कैप्सूल रॉकेट में विस्फोट होने से बस 2 सेकंड पहले एस्ट्रोनॉट्स को खींचकर 4 किलोमीटर दूर सुरक्षित ले गया। सिर्फ 2 सेकंड पहले? जी, एस्ट्रोनॉट्स ने 15 जी का फोर्स महसूस किया, लेकिन उनकी जान बच गई। ये एस्केप सिस्टम के महत्व का सबसे बड़ा सबूत है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। और अमेरिका के स्पेस शटल का रिकॉर्ड कैसा था? उसे तो बहुत आधुनिक माना जाता था। स्पेस शटल ने 135 मिशन पूरे किए, जिनमें से 133 सफल रहे, यानी 98.5% की सफलता दर। लेकिन इसकी 2 विफलताएं, चैलेंजर और कोलंबिया दुर्घटनाएं, अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियां हैं। हाँ। और शटल ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। चैलेंजर की दुर्घटना ने बताया कि समस्या सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि संगठनात्मक, संस्कृति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी हो सकती है। ये बहुत गहरा सबक है। हाँ, और ये एक ऐसा सबक है जिसे इसरो जैसी हर एजेंसी बहुत गंभीरता से लेती है। और आज के दौर के सबसे चर्चित खिलाड़ी स्पेसएक्स का क्या हाल है? उनका फैल्कन 9 रॉकेट तो 100% सफलता दर का दावा करता है। हाँ, स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट अपने क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के साथ अब तक 20 ऑर्बिटल मानव मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है और उसका रिकॉर्ड 100% रहा है। इसमें एक्सियोम 4 मिशन भी शामिल है, जिसे भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने पायलट किया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आलोचक ये भी कहते हैं कि स्पेसएक्स एक बहुत नई कंपनी है और उसने अभी तक स्पेस शटल जितने मिशन नहीं किए हैं। क्या ये 100% का आंकड़ा सिर्फ एक छोटे सैंपल साइज का नतीजा हो सकता है? ये एक जायज सवाल है। स्पेस शटल ने 30 साल तक उड़ान भरी। स्पेसएक्स अभी 1 दशक से ही मानव मिशन कर रहा है। आंकड़े समय के साथ ही खुद को साबित करते हैं। लेकिन स्पेसएक्स ने जिस तेजी से नई तकनीक विकसित की है और लॉन्च की लागत को कम किया है, वो क्रांतिकारी है। वहीं चीन का शिंजो कार्यक्रम भी 2003 से 16 सफल मिशनों के साथ बेहद सफल रहा है। सही बात है। तो ये एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा करता है। अगर ह्यूमन रेटिंग सुरक्षा के लिए इतनी जरूरी है, तो हर लॉन्च व्हीकल को ह्यूमन रेटेड क्यों नहीं बनाया जाता? सैटेलाइट ले जाने वाले रॉकेटों में भी ये सुरक्षा उपाय क्यों नहीं होते? इसकी मुख्य वजह लागत और व्यावहारिकता है। ह्यूमन रेटिंग एक बेहद महंगा सौदा है। अतिरिक्त बैकअप सिस्टम, कठोर और बार बार होने वाले परीक्षण और व्यापक दस्तावेजीकरण,
इन सब से खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कितना ज्यादा? एक अंदाजा दे सकते हैं एक सैटेलाइट लॉन्च की तुलना में एक ह्यूमन रेटेड लॉन्च पर कितना ज्यादा खर्च आ सकता है? क्या हम 2 गुने की बात कर रहे हैं या 10 गुना? ये रॉकेट और मिशन पर निर्भर करता है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि लागत कई गुना बढ़ सकती है, शायद 5 से 10 गुना भी। अच्छा। पैसा एक बड़ा कारण है, लेकिन अकेला नहीं। इन सुरक्षा प्रणालियों से रॉकेट का वजन और उसकी जटिलता दोनों बढ़ जाते हैं। और जब वजन बढ़ता है तो उसकी पेलोड क्षमता कम हो जाती है। बिल्कुल, उसकी उपग्रह ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। कार्गो मिशन का लक्ष्य कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा वजन को ऑर्बिट तक पहुंचाना होता है। वहां ह्यूमन रेटिंग अव्यावहारिक होगी। तो अब इन सब वैश्विक उदाहरणों और चुनौतियों को देखते हुए भारत के गगनयान मिशन को किस नजरिए से देखना चाहिए? इसरो अपने पहले मानव मिशन के लिए क्या कर रहा है? भारत के इस ऐतिहासिक मिशन के लिए इसरो अपने सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का उपयोग कर रहा है। ये वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था? हाँ, वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान 3 और कई भारी संचार उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। और इसे ह्यूमन रेट करने के लिए क्या खास बदलाव किए गए हैं? इसरो ने LVM-3 को गगनयान के लिए अपग्रेड किया है और सर्टिफिकेशन मिलने के बाद इसे HLVM-3 यानी ह्यूमन रेटेड LVM-3 कहा जाएगा। इसमें वही 3 स्तंभ जोड़े गए हैं जिनकी हमने बात की। अतिरिक्त रिडंडेंट सिस्टम लगाए गए हैं। बैकअप्स। हाँ, बैकअप्स। कई सिस्टम और सब सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाई गई है। रॉकेट के इंजनों को और मजबूत किया गया है ताकि वे किसी भी तरह की असामान्य स्थिति को झेल सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, एक बहुत तेज काम करने वाला क्रू एस्केप सिस्टम विकसित किया गया है जिसका सफल परीक्षण हम देख चुके हैं। मतलब इसरो ने दुनिया भर की सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीखा है। सोयूज के एस्केप सिस्टम का महत्व और स्पेस शटल जैसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सिस्टम को कितना मजबूत बनाना जरूरी है। LVM-3 को ही क्यों चुना गया, इसका कारण भी यही विश्वसनीयता होगी। बिल्कुल। LVM-3 का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। ये चंद्रयान 3 सहित लगातार 7 सफल ऑर्बिटल उड़ानें पूरी कर चुका है। जब आप पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेज रहे होते हैं, तो आप अपने सबसे आजमाए हुए और भरोसेमंद वाहन पर ही दाव लगाना चाहते हैं। सही बात है। इसरो ने कोई नया रॉकेट बनाने का जोखिम नहीं लिया, बल्कि अपने सबसे अच्छे रॉकेट को और भी बेहतर बनाया है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि ह्यूमन रेटिंग सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जोखिम को न्यूनतम करने का एक पूरा दर्शन है। ये इंजीनियरिंग की सीमाओं को परखने और इंसानी जान को सर्वोपरि रखने की एक प्रतिबद्धता है। हमने देखा कि कैसे दुनिया की स्पेस एजेंसियां इस चुनौती से जूझ रही हैं और अब इसरो भी गगनयान के साथ इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। हाँ, और ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े करता है जिन पर हमें आगे विचार करना चाहिए। जैसे कि जैसे जैसे भारत जैसे देश मानव अंतरिक्ष उड़ान के इस विशिष्ट क्लब में शामिल हो रहे हैं, अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भविष्य कैसा होगा? क्या स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों के आने से नासा और इसरो जैसी राष्ट्रीय एजेंसियां अपना ध्यान गहरे अंतरिक्ष जैसे मंगल या चंद्रमा की खोज पर केंद्रित करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, अंतरिक्ष यात्रा के इस नए भीड़ भरे युग में सुरक्षा के कौन से नए अंतर्राष्ट्रीय मानक सामने आएंगे? ये सोचने वाली बात है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी, जो UPSC की तैयारी करने वालों और अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वालों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।